Hello and welcome to Career Success Academy for Civils। दोस्तों, आज हम JKSSB का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपने देखा होगा JKPSI का जो एग्जाम था उसमें भी इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। और जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए आज तक, इस टॉपिक में आपको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस देखने को मिले। इसको हम 3 या 6 या 4 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे और बहुत गहराई से इसको पढ़ेंगे। ये आपको यूपीएससी लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। दोस्तों, आपको पता है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है ये किसका एक्ट है? ये पार्लियामेंट का एक्ट है। दोस्तों, एक पूरा ध्यान से मेरे साथ बैठो, आप पूरा समझा देंगे आज कैसे हमारा आर्टिकल 370 को तोड़ा गया, कैसे उसकी लैंग्वेज चेंज की गई, सारा का सारा समझ आएगा आज आपको। दोस्तों, ये जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये पार्लियामेंट का एक्ट है, क्योंकि हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी सेंट्रल लेवल पे है वो पार्लियामेंट है। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जो लॉ बनाती है। सर, क्या ये किसने बना दिया J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? सर, ये पार्लियामेंट ने बना दिया। सर, आपको पूछा जाएगा इस एक्ट के द्वारा क्या हो गया? ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, जो ये एक्ट है इसने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसने J&K को 2 यूटीज में डिवाइड कर लिया। इसने रीऑर्गेनाइज कर लिया जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में। जो जम्मू कश्मीर स्टेट था 2019 तक, आपको 5 अगस्त 2019 तक आपका जम्मू कश्मीर स्टेट था, लेकिन इस एक्ट के बाद, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, आपका जो जम्मू कश्मीर स्टेट है इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मेरे दोस्तों, आपका लद्दाख क्यों यूटी बनाया गया? दोस्तों, लद्दाख को रीजन दिया गया, इंडिया गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीजन दिया, हमने लद्दाख को यूटी इसीलिए बनाया क्योंकि वहां की लोगों की चाहत थी, रीजनल एस्पिरेशन थी, लद्दाख रीजन की चाहत थी, एस्पिरेशन थी, वो चाहते थे वो यूटी बने, क्योंकि लद्दाख के लोग चाहते थे वहां उनको यूटी दी जाए, क्योंकि उनको लगता था कि उनको इस्तेसाल होता है, सारा का सारा जो बजट है उसको जम्मू और कश्मीर रीजन पे खर्च किया जाता है। तो वहां के लोगों की रीजनल एस्पिरेशन थी कि हमें क्या किया जाएगा, यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। फिर दूसरी बात, जब J&K की बात आई, J&K के लिए रीजन जो दिया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनको बोला J&K को क्यों आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, यूटी क्यों बना दिया J&K को, ये तो स्टेट है। उन्होंने क्या रीजन दिया? बिकॉज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए हमने जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब ये स्टेट नहीं रहा। आपको पता है स्टेट में ज्यादा पावर्स होते हैं एज कंपेयर टू यूनियन टेरिटरी। दोस्तों, आपको पूछा जाएगा पार्लियामेंट को किसने पावर दे दिया? पार्लियामेंट को किसने पावर दे दिया? उसने जम्मू कश्मीर को कैसे बाइफरकेट कर लिया? किसने पार्लियामेंट को पावर दे दिया? उसने जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज में भाग दिया। आर्टिकल जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा है, उसमें जो आर्टिकल 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 1 में हमारा आर्टिकल 3 है, और आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। वो पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है और उस लॉ के द्वारा वो नया स्टेट बना सकता है, एक इंक्रीज कर सकता है किसी भी स्टेट का एरिया, किसी भी स्टेट का एरिया डिक्रीज कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है बाउंड्रीज किसी भी स्टेट की, चेंज कर सकता है नेम किसी भी स्टेट का। आर्टिकल 3 के थ्रू पार्लियामेंट को ये सारे के सारे इख्तियार है। दोस्तों, वो चेंज करता है, स्टेट को चेंज कर सकता है, यूनियन स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकता है और यूटी को स्टेट बना सकता है, मर्ज कर सकता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को, ब्रेक तोड़ सकता है एक स्टेट को 2 यूटीज में। अल्टीमेटली
एंटायर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया चेंज कर सकता है पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के द्वारा। आपको सवाल बोला पूछा जाएगा। हमने अभी तक कितना पढ़ा, ज्ञान के साथ मेरे साथ पढ़ोगे दोस्तों, क्योंकि आपको JNK में इस लेवल की पढ़ाई नहीं होगी। आपको अगर क्वालिफाई करना है JK का, SSB का एग्जाम, आपको हमारी चैनल से जुड़ना पड़ेगा। JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है मेरे दोस्तों, ये कब बनाया गया, बनाई एक्ट 2019 को। ये किसका एक्ट है, किसने एक्ट बना दिया? पार्लियामेंट ने बना दिया। पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा, जो राज्यसभा होता है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, और प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट होता है आपके पार्लियामेंट का। JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट किसने बना दिया? पार्लियामेंट ने बना दिया। JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है? ये सर वो एक्ट है जिसने JNK को 2 यूटीज में डिवाइड कर लिया, JNK और लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर अलग यूटी है, लद्दाख अलग यूटी है। और लद्दाख जो है इसको यूटी बनाया गया और रीजन दिया गया, लोगों की रीजनल एस्पिरेशन है, वहां के रीजन की एस्पिरेशन है, लोग चाहते हैं। और JNK का रीजन दिया गया ड्यू टू इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को, हमारी इंडिया की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए JNK को क्या बनाया गया बच्चों? यूटी बनाया गया। आपको पूछा जाएगा पार्लियामेंट को किस आर्टिकल ने पावर दिया कि आप हमारे JNK को 2 यूटीज में डिवाइड कर लो? आर्टिकल 3 ने एम्पावर कर लिया है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है जिसमें वो एक नया स्टेट बना सकती है, इंक्रीज कर सकती है एरिया किसी स्टेट का, डिक्रीज कर सकती है एरिया का स्टेट, बाउंड्रीज को डिक्रीज डिमिनिश कर सकती है, नाम चेंज कर सकता है किसी भी स्टेट का, और स्टेट्स को यूटीज में बना सकता है, यूटीज को स्टेट बना सकता है, 2 स्टेट्स को मर्ज कर सकता है, किसी भी स्टेट को ब्रेक कर सकता है 2-3 यूटीज में, और एंटायर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया चेंज कर सकता है पार्लियामेंट। उसके पास इख्तियार दिए है आर्टिकल 3 ने मेरे दोस्तों। अब आपको सवाल आएगा किसके पास पावर है टू रिऑर्गेनाइज, किसके पास पावर है रिऑर्गेनाइज, कौन कर सकता है स्टेट्स और यूटीज को? आपको बोलना है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? हमारी लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी एट सेंट्रल लेवल। मेरे दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया है, वो रिऑर्गेनाइज कर सकता है इंडिया के स्टेट्स को। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 3 के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन has given power to parliament to reorganize states of India। आर्टिकल 3 के द्वारा। आपके आर्टिकल 3 किस पार्ट में आता है? सवाल एक बार आया है आपके पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट रिऑर्गेनाइज कर सकता है स्टेट्स को या यूटीज को, क्योंकि पार्ट 1 में ही आर्टिकल 1 to 4 आता है। पार्ट 1 में ही आर्टिकल 1 to 4 होता है। पार्ट 1 में ही आपका आर्टिकल 3 आता है जिसने पार्लियामेंट को पावर दिया है तो रिऑर्गेनाइज कर सकता है स्टेट्स को, वो ब्रेक कर सकता है स्टेट्स को, वो देव स्टेट्स को मर्ज कर सकता है, वो बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, स्टेट को ब्रेक कर सकता है, एक स्टेट को ब्रेक कर सकता है। बहुत सारी यूटीज में आपको पूछा जाएगा किस पार्ट, अब आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा, किस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है पार्लियामेंट को कि वो रिऑर्गेनाइज कर सकता है स्टेट्स को? पार्ट 1। और पार्ट 1 का पहला आर्टिकल हमें बोलता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आपको पता है हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 25 पार्ट्स हमारे पास टोटल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे दोस्तों। याद रखना मेरे दोस्तों। आपको पता है मेरे दोस्तों, पार्लियामेंट जो है हमारा है, पार्लियामेंट में 3 चीजें होती, 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। हमारा पार्लियामेंट जो है उसमें दो हाउसेस है, एक लोकसभा हाउस ऑफ पीपल और दूसरा राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स, और प्रेसिडेंट भी इंटीग्रल पार्ट है आपके पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या क्या है, क्या क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। याद रखना मेरे बच्चों, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, और प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। क्यों? अगर कोई भी बिल पास करनी हो, कोई भी बिल
अगर इंट्रोड्यूस की जाए, या तो वो पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जा सकती है या राज्यसभा में। जैसे आपकी जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल थी, इसको पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर लिया गया अमित शाह के द्वारा, जो होम मिनिस्टर थे इस टाइम हमारे। उन्होंने राज्यसभा में पहले इसको इंट्रोड्यूस कर लिया। राज्यसभा में जब पास हो गई सिंपल मेजोरिटी से, उसके बाद लोकसभा यही बिल आती है, और लास्ट पे ये दोनों हाउस जो हमारे पार्लियामेंट है, ये बिल जब वहाँ दोनों हाउस में पास होती है, उसके बाद ये बिल जाती है प्रेसिडेंट के पास। और विथआउट प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करता है, तब तक ये जो बिल है ये एक्ट नहीं बनता है, ये कानून नहीं बनता, ये लॉ नहीं बनता है, ये प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना एक्ट नहीं बनता है। इसलिए प्रेसिडेंट होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। मेरे दोस्तों याद रखना, याद रखना। सर हमें बोलिए, क्यों क्यों 2019 में, क्यों 5 अगस्त 2019 को ही हमारा जो है, हमारा जे.एंड.के रिऑर्गेनाइज कर लिया गया? क्यों ऐसा हुआ? क्यों 2019 को ही हमारे जे.एंड.के को 2 यूटीज में डिवाइड कर लिया गया? क्योंकि आर्टिकल 370 शील्ड के हिसाब से काम करता था, क्योंकि आर्टिकल 370 था, और आर्टिकल 370 की वजह से सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 ही आर्टिकल्स लागू होते थे हमारे जे.एंड.के पे। सर क्यों हमारे जे.एंड.के में डेमोग्राफिक चेंज लाई गई 2019 को ही मेरे दोस्तों? क्योंकि 2019 तक हमारा आर्टिकल 370 था, उसमें हमारा स्पेशल स्टेटस था मेरे दोस्तों, उसमें हमारा स्पेशल स्टेटस था, और आर्टिकल 370 शील्ड के तौर पे काम करता था। आर्टिकल 370 की वजह से सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जे.एंड.के पे अप्लाई होते थे, एक आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 खुद अप्लाई होता था किस पे मेरे दोस्तों? जे.एंड.के पे मेरे दोस्तों। हमने आपको क्या बोला, आर्टिकल 3 कैसे अप्लाई हो गया सर? फिर आर्टिकल 3 अप्लाई हो गया आपके जे.एंड.के पे जब आपने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर लिया मेरे दोस्तों। पहले याद रखो, पार्लियामेंट में होता है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। सर हमें बता दीजिए, जे.एंड.के को क्यों तोड़ा गया, 2 यूटीज क्यों बनाई गई जे.एंड.के को 2019 में ही? क्योंकि 2019 तक आपका आर्टिकल 370 था, और आर्टिकल 370 शील्ड था, और आर्टिकल 370 की वजह से सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेबल थे जे.एंड.के पे, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 खुद। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 370 जो ब्रेक कर लिया गया 5 अगस्त 2019 को ही आर्टिकल 370 को ब्रेक कर लिया गया। उसके बाद बिल इंट्रोड्यूस कर ली गई राज्यसभा में। राज्यसभा में कौन सी बिल? जे.एंड.के को रिऑर्गेनाइज करने की बिल। सारा पढ़ेंगे, बस ये बात अभी इतना, जितना मैं बोलता हूं उतना याद रखो, आगे सब डिटेल में पढ़ोगे आप। आर्टिकल 370 वाज शील्ड, इसलिए 2019 तक जे.एंड.के को कोई रिऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, और आर्टिकल 370 2019 को हटा, इसीलिए जे आर्टिकल 3 जो आर्टिकल 3 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अप्लाई हो गया जे.एंड.के पे। आर्टिकल 3 अप्लाइड ऑन जे.एंड.के आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। याद रखना दोस्तों। अब याद रखो मेरे दोस्तों। अब जो मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम में सारा का सारा यही आता है, आपको समझना पड़ेगा क्यों क्यों क्यों। अब सुनो, आगे सुनो, पहले आगे सुनो, आपको समझाता हूं मैं, पूरा का पूरा समझाता हूं दोस्तों। अब जो बिल जो इंट्रोड्यूस कर ली गई जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन जो बिल है जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन बिल, इसको सबसे पहले कहां पे इंट्रोड्यूस कर लिया गया? राज्यसभा में। मैंने बोला पार्लियामेंट के किस हाउस में पहले बिल को इंट्रोड्यूस कर लिया गया? राज्यसभा में। और किसने इंट्रोड्यूस कर लिया? हमारी होम मिनिस्ट्री ने। होम मिनिस्टर कौन था? अमित शाह ने क्या कर लिया? जे.एंड.के को रिऑर्गेनाइज करने की बिल इसने इंट्रोड्यूस कर ली राज्यसभा में। वो उस टाइम होम मिनिस्टर थे अमित शाह। कब इंट्रोड्यूस कर लिया? 5 अगस्त 2019, जब आपने देखा कश्मीर में पूरी आर्मी बुलाई गई, हर साइड से आर्मी थी, क्योंकि जे.एंड.के को रिऑर्गेनाइज करना था। 5 अगस्त 2019 को जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन बिल इंट्रोड्यूस कर ली गई राज्यसभा में। किसने? हमारे अमित शाह जी, जो हमारे मिनिस्टर होम अफेयर्स के थे उस टाइम, और वहां राज्यसभा में इसको पास कर लिया गया, सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास कर लिया गया इस बिल को, क्योंकि 125 वोट्स मेंबर्स के, जो 125 वोट्स इसके फेवर में आ गए। हाँ हटा दीजिए, हाँ बना दीजिए इसको यूटी,
और 61 वोट्स अगेंस्ट आ गए मेरे दोस्तों राज्यसभा में। और आप याद रखेंगे जो JNK को रिऑर्गेनाइज करने की बिल, इसको इंट्रोड्यूस कर लिया गया राज्यसभा में। किसने इंट्रोड्यूस कर लिया? हमारे अमित शाह ने। अमित शाह क्या थे? ऑनरेबल होम मिनिस्टर थे। कब इंट्रोड्यूस कर ली? 5 अगस्त 2019 को। और उसी दिन 5 अगस्त को ही राज्यसभा में इसको पास कर लिया गया मेरे दोस्तों, याद रखना। सेम डेट पे इंट्रोड्यूस कर लिया गया, सेम डेट पे वोटिंग हो गई और सेम डेट पे इसको 125 वोट फेवर में आ गए और 61 वोट इसको अगेंस्ट आ गए मेरे दोस्तों। याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मेरे दोस्तों जब हम आगे चले 5 अगस्त 2019 को ही आपका आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर लिया गया। इसमें जो प्रोविजंस है उनको एब्रोगेट कर लिया गया। 5 अगस्त 2019 को ही आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर लिया गया। एक ऑर्डर निकाला गया 5 अगस्त 2019 को, जिससे आपका आर्टिकल 370 जो शील्ड था, जिसकी वजह से आपको सिर्फ दो ही आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके एप्लीकेबल थे, एक आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370। लेकिन जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट कब कर लिया, सवाल आ सकता है। 5 अगस्त 2019 को कैसे एब्रोगेट कर लिया? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर का नाम क्या है जिससे आपके आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर लिया गया? प्रेसिडेंट के उस ऑर्डर का नाम बता दीजिए। रामनाथ कोविंद तब प्रेसिडेंट था और उस ऑर्डर का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू JNK ऑर्डर 2019। द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू JNK ऑर्डर 2019 एक ऑर्डर निकाला गया जिससे आपके आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर लिया गया। और सेम ऑर्डर ने, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू JNK ऑर्डर 2019 ने एक और काम कर लिया। इसने और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिमूव कर लिया, एब्रोगेट कर लिया गया। कौन सा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 को एब्रोगेट कर लिया गया। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 की वजह से हमें यहां पे मिला था आर्टिकल 35A। किससे मिला था हमें 35A? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 से हमको मिला था आर्टिकल 35A, जो हमारे लैंड राइट्स, जिससे हमारे यहाँ पे कोई लैंड नहीं ले सकता था। हम ही यहाँ पे लैंड खरीद सकते थे, हम ही बेच सकते थे। बाहर आउट ऑफ स्टेट कोई बंदा आके यहाँ पे लैंड ना खरीद सकता था ना बेच सकता था, कुछ लैंड के साथ नहीं कर सकता था। आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर लिया गया। 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर का नाम क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू JNK ऑर्डर 2019। और सेम ऑर्डर ने आपका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कैंसल, नल एंड वॉइड बोल दिया, कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया इसको। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में जो प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, उसने एक ऑर्डर निकाला था, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954। और उसमें हम, उस ऑर्डर से हमको मिला था आर्टिकल 35A कि आपका लैंड आपका ही है, दूसरा इसको कोई खरीद नहीं सकता है। और याद रखना मेरे दोस्तों, ये याद रखना मेरे दोस्तों। अब आर्टिकल 370 कब एब्रोगेट हो गया? 5 अगस्त 2019। कौन से ऑर्डर से? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू JNK ऑर्डर 2019। हमें बताइए, हमें 35A किसने दिया था, जिसमें हमें लैंड का हक था, लैंड राइट्स हमारे पास थे, कोई बाहर का यहाँ पे लैंड नहीं ले सकता था। सिर्फ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बंदे यहाँ पे लैंड बेच और खरीद सकते थे मेरे दोस्तों। और मुझे बताइए 35A कैसे आया था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954। इस 35A के इस ऑर्डर, जो प्रेसिडेंट ऑर्डर 1954 को, इसको किसने खत्म कर लिया? कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू JNK ऑर्डर 2019 जो रामनाथ कोविंद ने निकाला। समझ गए होंगे आप राज्यसभा में कब आ गया हमारा आर्टिकल 370 भी उसी दिन एब्रोगेट हो गया। और जिस दिन आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया उसी दिन राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस कर ली गई अमित शाह के द्वारा। इसी डेट को बिल इंट्रोड्यूस कर ली गई अमित शाह के द्वारा फॉर JNK रिऑर्गेनाइजेशन। मेरे दोस्तों उसी दिन 5 अगस्त को ही राज्यसभा ने पास कर, लोगों ने हाथों हाथ वहां बोला गया जल्दी से इस पे साइन करो, इसको जल्दी साइन कर लो, टाइम नहीं है, JNK में बवाल खड़ा हो जाएगा। और पूरे मेंबर्स को पूरी तरह से बिल को पढ़ने भी नहीं दिया और बहुत जल्दी में इस बिल को वहां राज्यसभा में पास कर लिया गया। जिस दिन इंट्रोड्यूस हो गई उसी दिन 125 वोट्स फेवरेबल आ गए मेरे दोस्तों। अब आपकी जो ये बिल है JNK रिऑर्गेनाइजेशन बिल, इसको लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस कर लिया गया। उसके बाद 6 अगस्त 2019 को ये बिल JNK रिऑर्गेनाइजेशन बिल को लोकसभा में डाला गया, लोकसभा भेजा गया। क्योंकि पहले एक हाउस में जाती है बिल, उसके बाद दूसरी हाउस में जाती है। जब दोनों हाउसेस पास करते हैं लास्ट में बिल प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट अपना जब सिग्नेचर करता है तो ये बिल जो है एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। यही बिल राज्यसभा के बाद दूसरे दिन लोकसभा में इसको भेजा गया। दूसरा हाउस जो हमारे लोकसभा में कब भेजी गई? लोकसभा 6 अगस्त 2019 को
लोकसभा भेजी गई ये बिल, और सेम डे पे इस पे वोटिंग हो गई, और सेम डे पे मेंबर 370 वोट्स इसको फेवर में आए, 70 वोट्स इसके विरोध में आए, इसके अगेंस्ट आए। 370 मेंबर्स ने बोल दिया हाँ हाँ इसको रिऑर्गेनाइज कर दो, 70 वोट्स ही अगेंस्ट आ गए, खिलाफ आ गए। मेरे दोस्तों याद रखना, एक ही दिन में इसको लोकसभा भेजा गया, एक ही दिन में इसको वहां से पास किया गया मेरे दोस्तों। इसी वजह से काफ़ी इसको क्रिटिसिज्म हो गया भाई, जो यहाँ पे मेंबर्स थे उनको इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने का मौका भी नहीं दिया गया, और उनको बोला गया जल्दी इस पे वोटिंग करो, जल्दी साइन करो, इतना टाइम नहीं है, JNK में बवाल खड़ा हो जाएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में एक केस ये भी है, मेंबर्स को पढ़ने का मौका भी नहीं दिया गया, उनको बोला गया जल्दी इस पे वोटिंग करो, और लोकसभा में इसको 370 वोट्स फेवर में आ गए, हाँ इसको रिऑर्गेनाइज कर दो, यूटीज बना दो। 70 वोट्स इसके अगेंस्ट में आ गए कि नहीं मत बना दो इसको यूटी। अब जब दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से बिल पास होती है, उसके बाद लास्ट पे जाती है प्रेसिडेंट के पास। उस टाइम प्रेसिडेंट था हमारा रामनाथ कोविंद, और जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता है तब तक ये बिल जो दोनों हाउस से पास हुई है ये एक्ट नहीं बनता है मेरे दोस्तों। रामनाथ कोविंद ने एसेंट दे दिया, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया 9 अगस्त 2019 को, और उसके बाद ये बिल जब एसेंट मिला इसको प्रेसिडेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब ये इस बिल को एसेंट मिला, कब ये बिल एक्ट बन गई, 9 अगस्त 2019 को, जब रामनाथ कोविंद जी का साइन हो गया, ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल अब एक्ट बन गई, ये लॉ बन गया मेरे दोस्तों। सवाल आएगा कब इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, 9 अगस्त 2019। राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस हो गई और पास हो गई, 5 अगस्त 2019। लोकसभा में कब पास हो गई और इंट्रोड्यूस हो गई, 6 अगस्त 2019। इसको ये बिल एक्ट कब बन गई, 9 अगस्त 2019। हमको बोल दी लागू कब कर लिया गया, JNK पे ये जो एक्ट है ये लागू कब कर लिया, इंप्लीमेंट कब कर दिया, एनफोर्स कब हुआ, लोगों पे लागू कब कर लिया गया, इफेक्ट में कब आ गया है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 31 अक्टूबर 2019 से आपके JNK को चलाया जाता है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, जो 31 अक्टूबर 2019 को इफेक्ट में आ गया। आपके FA में और एक स्टूडेंट कंपाइलर में एक सेट में यही एग्जाम आया था, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को एनफोर्स कब कर लिया गया, ये इंप्लीमेंट कब कर लिया गया, ये इफेक्ट में कब, डेट ऑफ इफेक्ट क्या है इसका, 31 अक्टूबर 2019। सवाल आया था JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल ये एक्ट कब बनी, एक्ट तब बनता है, कोई भी बिल एक्ट तब बनती है जब प्रेसिडेंट इस पे एसेंट देता है। ये एक्ट कब बन गई, 9 अगस्त 2019 को ये एक्ट बन गया JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल, 9 अगस्त 2019, याद रखना मेरे दोस्तों। अब जब ये एक्ट बन गया, इस एक्ट में कितने पार्ट्स है, कितने सेक्शंस है, कितने स्केड्यूल्स है, इस एक्ट में 14 पार्ट्स है, 14 पार्ट्स में इस एक्ट को डिवाइड कर लिया गया है, 103 सेक्शंस है। सवाल आता है कितने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कितने पार्ट्स है, इसमें कितने सेक्शंस है, कितने स्केड्यूल्स, 5 स्केड्यूल्स है, 103 सेक्शंस और 14 पार्ट्स है। अब ये भी याद रखना, आर्टिकल 370 को रिमूव नहीं किया गया है, आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को चेंज कर लिया गया है। आर्टिकल 370 आज भी वहां है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 370 आज भी है, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज की गई है, उसके प्रोविजंस चेंज किए गए हैं मेरे दोस्तों, याद रखना, याद रखना दोस्तों। जो हमारा JNK था ये प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश के टाइम, या ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी तब भी आपका JNK जो प्रिंसली स्टेट था, और ये प्रिंसली स्टेट आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट का जब राज था 1856 से 1857 से, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में हुकूमत चली गई, उस टाइम भी ये प्रिंसली स्टेट था हमारा JNK। और बाद में ब्रिटिश ने बेचा आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू का एक राजा था जिसका नाम गुलाब सिंह था। ब्रिटिश ने आपका जम्मू कश्मीर भेजा गुलाब सिंह को 75 लाख नानकशाही रुपीस में। आपको पूछा जाएगा ब्रिटिश ने किसको जम्मू कश्मीर भेजा और कितने अमाउंट में ब्रिटिश ने सेल कर ली आपके जम्मू कश्मीर की, गुलाब सिंह को भेजा गया जम्मू कश्मीर 75 लाख नानकशाही रुपीस में ब्रिटिशर्स ने भेजा मेरे दोस्तों। आपको पता है कंट्री का पार्टीशन हो गया 1947 में, और जब पार्टीशन हुआ हरी सिंह को ऑप्शन दिया गया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया आइदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करो या इंडिया के साथ ज्वाइन करो या आजाद रहो। दोस्तों
आपको पता है इनिशियली हरी सिंह ने हमारे बोला कि हम आज़ाद रहेंगे, और हरी सिंह ही आपका लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट है, लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट है, याद रखना याद रखना। लेकिन जब हम जब इंडिपेंडेंट थे, हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ट्राइबल्स ने अटैक कर लिया, और जब अटैक कर लिया हरी सिंह उठ के चला गया इंडियन गवर्नमेंट के पास, बोला अरे मेहरबानी करके हमको हेल्प करो, हमको बचाओ। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हम अपना फौज भेजेंगे, लेकिन आपको करना होगा साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होगा। अकॉर्डिंगली हरी सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच एक डॉक्यूमेंट साइन हो गया। 26 अक्टूबर 1947 में एक डॉक्यूमेंट साइन हो गया, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। किसने इसको साइन कर लिया? महाराजा हरी सिंह एंड लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको साइन कर लिया। लॉर्ड माउंटबेटन जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। मुझे बताइए आपका ये कब तक रहा? लॉर्ड माउंटबेटन कब तक आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा? 1947 से 1948 तक ये गवर्नर जनरल रहा इंडिया का मेरे दोस्तों। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया इंडिया के साथ, हमने जम्मू कश्मीर का इलाहा कर लिया, और अकॉर्डिंगली आपकी आर्मी उठ के इंडिया से इसने फ्लाई कर लिया और लैंड कर लिया रंगरेट में। उसके बाद हरा दिया आपके ट्राइबल्स को हरा दिया। अब जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ महाराजा हरी सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच मेरे दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पावर दे दिया कि तुम लॉ बनाओ, JNK के लिए तुम लॉ बनाओ, लेकिन JNK के लिए तुम डिफेंस का लॉ बनाओ। एक्सटर्नल अफेयर्स पे तुम ही हमारा एक्सटर्नल अफेयर मीन्स किस कंट्री से हम एट पीस रहेंगे, किस कंट्री से एट वॉर रहेंगे, आप ही हमारा एक्सटर्नल अफेयर मैनेज करो, और कम्युनिकेशन आपके पास ही रहेगा हमारा। आप ही कम्युनिकेट करो ऑन बिहाफ ऑफ JNK बाकी कंट्रीज़ के साथ। हम किसके एट पीस रहेंगे, किसके साथ एट वॉर रहेंगे, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हमें समर्थन देना है, किसका विरोध करना है, वो सारा का सारा हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पावर दे दिया कि डिफेंस पे तुम लॉ बनाओगे, डिफेंस हमारा तुम मैनेज करोगे, एक्सटर्नल अफेयर्स हमारा तुम मैनेज करोगे, कम्युनिकेशन हमारा तुम मैनेज करोगे। याद रखना दोस्तों, आपको पता है प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर निकाला 1954 में, जिसमें हमें आर्टिकल 335A दिया गया, आर्टिकल 35A दिया गया, और आर्टिकल 35 हमारे लैंड राइट्स के लिए था कि आपके जमीन आपका है, आपके जमीन को बाहर का बंदा आके खरीद नहीं सकता है, आपका लैंड राइट प्रोटेक्टेड है, आपका जमीन प्रोटेक्टेड है, आप ही इसके मालिक हो। आर्टिकल 35A ने हमको दिया। आर्टिकल 35 कहां से आया? प्रेसिडेंट का ऑर्डर निकला 1954 में, उससे हमें आर्टिकल 35A दिया गया। लेकिन आर्टिकल 35 जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 है, जिससे हमें 35A आ गया, उसने कश्मीर को बहुत वीक कर लिया, क्योंकि उसी ऑर्डर की वजह से बहुत सारी चीजें इंडिया की इंप्लीमेंट की गई, JNK पे एप्लीकेबल हो गई, JNK पे उसी एक्ट के उसी ऑर्डर के की वजह से हमारे इंडिया के बहुत सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए आपके JNK पे। याद रखना, लाइक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है JNK पे भी। अब इस ऑर्डर की वजह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका एप्लीकेबल है जम्मू कश्मीर पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना, सारे बोलते हैं ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, इसने हमें मजबूत कर लिया आर्टिकल 35A के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने इंडिया ने एनक्रोच बहुत साइडों से किया इस ऑर्डर की वजह से। JNK में सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेबल ऑन JNK, UPSC एप्लीकेबल ऑन JNK, इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस इन JNK। याद रखना, बिफोर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950, इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पहले प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर निकाला 1954 में, उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पहले 2 ही आर्टिकल्स एप्लीकेबल थे JNK पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370। याद रखना मेरे दोस्तों। अब जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो इल्हाक हो गया हमारा किसके साथ? इंडिया के साथ, जो महाराजा हरी सिंह ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने साइन कर लिया 26 अक्टूबर 1947 को। अब इस
इंस्ट्रूमेंट इस इलाहाक को लेजिटिमेसी देने के लिए आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 370 ने हमको दे दिया स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर को दिया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लीगल बनाने के लिए, इसको लेजिटिमेसी देने के लिए, इसको लेजिटिमेट बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस कर लिया आर्टिकल 370। और आर्टिकल 370 से ही जेएंडके को स्पेशल स्टेटस मिला और आर्टिकल 370 की ही वजह से हमारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जेएंडके का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। याद रखना दोस्तों, अब याद रखना दोस्तों, आर्टिकल 370 जो है इसको एब्रोगेट कर लिया ड्यू टू आर्टिकल 370 खुद की वजह से, आर्टिकल 370 इटसेल्फ। क्योंकि आर्टिकल 370 में आप जब पढ़ोगे ये टेम्पररी, आपको आगे बताऊंगा, मैं आगे समझाऊंगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसको कल मैं आपको बताऊंगा कैसे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर लिया गया। आर्टिकल 35A को फर्दर पढ़ेंगे, आर्टिकल 370 को फर्दर पढ़ेंगे। ओके बाय।